व्हाट इज फार्मेसी। तो देखा जाए कहीं ना कहीं आज की वीडियो हमारी बहुत लोगों के लिए वरदान साबित हो सकती है, क्योंकि जो हमारी फार्मेसी है ना, ये एक ऐसा कैरियर ऑप्शन है जिसने बहुत लोगों की डूबते नैया को ऊपर पहुंचाया है। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी फार्मेसी के बारे में कि फार्मेसी एक्चुअल में है क्या और ये वरदान क्यों साबित हो रही है। और आज के ज़माने में देखा जाए तो ये हमारे एक इमर्जिंग कैरियर है, यानी कि जो पहले कुछ टाइम पहले या कुछ सालों पहले ये बोला जाता था कि अगर आप बीटेक कर लेते हो, तो कोई भी बंदा जो बीटेक किया हुआ है वो भूखा नहीं सोएगा। लेकिन अब तो बीटेक बहुत ज़्यादा हो गई है, तो बहुत ज़्यादा जो है उसके मतलब बेरोजगार ज़्यादा हो गए हैं। तो आज के ज़माने में उसका यही चल रहा है कि अगर कोई बंदा फार्मेसी कर लेता है तो वो भूखा नहीं सोएगा, उस पर कोई ना कोई तो काम मिल ही जाएगा। तो वही हमारा ये फार्मेसी है कि ऐसा क्यों है और इसमें क्या क्या आपको देखने को मिलेगा। अब इसके अलावा एक बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव टॉपिक क्या है कि लोग बोलते हैं, बहुत स्टूडेंट बोलते हैं जो फार्मेसी के अंदर है कि फार्मेसी यूजलेस है, फार्मेसी का कोई मतलब नहीं है, क्या कैसे है। तो उनके लिए भी लास्ट में थोड़ा सा जवाब है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखना, आपको सारे क्वेश्चनों के आंसर मिल जाएंगे। और बेसिकली ये हमारी वीडियो उन लोगों के लिए है जो फार्मेसी में एडमिशन लेने के बारे में सोच रहे हैं कि फार्मेसी हमें करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, यानी कि जो हमारे 12th पास आउट के बच्चे हैं। और सेकंड ये हमारा एक अल्टरनेट भी यूज होता है, यानी कि जो बच्चे नीट और जी का पेपर देते हैं IIT और MBBS के लिए और उनका वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता है, 10 अल्टरनेट में ये फार्मेसी उनके लिए एक बेस्ट कैरियर ऑप्शन हो सकता है। तो उसी के बारे में इस वीडियो में आज की बात करने वाले हैं कि फार्मेसी है क्या, इसमें कोर्स क्या होता है, कितने टाइम का कोर्स होगा और क्या क्या एलिजिबिलिटी चाहिए, आप कैसे इसमें एडमिशन वगैरह ले सकते हो, कितनी फीस रहेगी, इसके आगे के स्कोप क्या है और उसके अलावा आपको सैलरी कितने तक की मिल सकती है। तो चलिए एक एक करके इन सभी के बारे में हम जानते हैं। तो अब अगर सबसे पहले हम बात करें फार्मेसी के बारे में, तो जो फार्मेसी होती है ना, उसको डिग्री को कंप्लीट करने के बाद जो हम लोग बनते हैं वो बनते हैं फार्मासिस्ट। तो फार्मासिस्ट का काम क्या होता है, एक्चुअल में हमें यहाँ पे करना क्या होता है। तो जो कोई भी मेडिसिन दवाइयाँ जो आप लोग खाते होगे, कभी ना कभी कोई ना कोई बीमार तो जरूर होता है, तो जो आप दवाइयाँ खाते हो, मेडिसिन खाते हो, तो उसको देता कौन है, फार्मासिस्ट देता है। आप लोग डॉक्टर लिखता है, सिर्फ डॉक्टर क्या करते हैं, प्रिस्क्राइब करते हैं, लेकिन जो एक्चुअल में दवाई आपको दे रहा है वो कौन देते हैं, आपके फार्मासिस्ट होते हैं। जो मेडिसिन वाले जितने भी मेडिकल स्टोर हैं, केमिस्ट शॉप है, उन सब पे जो भी हमारे बैठे होते हैं वो सब कौन होते हैं, फार्मासिस्ट, जिन्होंने बी फार्मेसी या फिर डी फार्मेसी कर रखी होती है। सेकंड चीज, इन दवाइयों को बनाता कौन है, तो बनाता भी कौन है, हमारा फार्मासिस्ट बनाता है, यानी कि दवाइयों को लाइफ देने का काम कर रहे हैं हम लोग, दवाइयों को बनाने का काम कर रहे हैं, दवाइयों को बांटने का, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कर रहे हैं। तो इसी बेस में कहा जाता है कि डॉक्टर इज इनकम्प्लीट विदाउट फार्मासिस्ट, यानी कि डॉक्टर हमारे क्या होंगे, इनकम्प्लीट, क्योंकि डॉक्टर लोग किसी को ठीक कैसे करते हैं, वो क्या करेंगे, वो आप लोग को दवाई देते हैं, आपको क्या करेंगे, लिख कर देंगे जो प्रिस्क्रिप्शन वगैरह होगा, उसके बाद वो दवाइयाँ देगा कौन, हम लोग देंगे, बनाते कौन है, हम लोग बनाते हैं। तो फार्मेसी देखा जाए कहीं ना कहीं बराबरी का दर्जा, वो अलग बात है कि कोर्स थोड़ा सा छोटा मैटर करता है, लेकिन उस पर डिपेंड भी करता है, क्योंकि जो डॉक्टर का कोर्स है उसमें भाई आपके लगभग 40-50 लाख रुपए लग जाते हैं, लेकिन वहीं अगर बात करें यहाँ पर फार्मासिस्ट, तो वो आपकी पूरी डिग्री ही 4-5 लाख के अंदर हो जाती है। तो देखा जाए डॉक्टर यानी कि MBBS के कंपैरिजन में बहुत ही छोटा, मतलब सस्ता थोड़ा सा कोर्स है, चीप, लेकिन वैल्यू बराबर की है, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है। तो यहाँ पर आप समझ गए कि फार्मेसी के अंदर आपको दवाइयों के और मेडिसिन के बारे में ही पढ़ना पड़ता है, इसको बनाते कैसे उसके बारे में पढ़ना है, दवाइयों की प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ना है, यानी कि ओवरऑल देखा जाए टोटल आपको मेडिसिन दवाइयों के बारे में पढ़ना है। दूसरा आपको ह्यूमन बॉडी के बारे में पढ़ना है, कुछ मशीन्स के बारे में पढ़ना है, वो जब आप सिलेबस वगैरह देखोगे सारा कुछ समझ जाओगे, ठीक है। और मेन हमारा जो काम जब बन जाओगे तो मेन काम क्या, आपको दवाइयों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, दवाइयों को बनाना है। तो ओवरऑल देखा जाए तो डॉक्टर हमारे फार्मासिस्ट के बिना इनकम्प्लीट है और आपको दवाइयों का पूरा एक तरह से आप जन्मदाता हो जाते हो। तो ये हमारा हो गया। अब जो हमारे फार्मेसी है, इसको करने के लिए यहाँ पर 2 हमारे मेन कोर्स होते हैं, एक हमारा होता है बी फार्मेसी, सेकंड हमारा होता है डी फार्मेसी। अब जो बी फार्मेसी है वो हमारे 4 साल का कोर्स होता है, यानी कि 4 साल आपको इसके अंदर देने पड़ेंगे। जो डी फार्मेसी है यहाँ पर ये 2 साल का कोर्स होता है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो और भी कुछ हमारे कोर्स हैं, जैसे हमारे यहाँ पर M फार्मा हो गया या फार्म डी हो गया, ये हमारे पोस्ट ग्रेजुएशन के कोर्स हैं, ये हमारा अंडर ग्रेजुएशन कि आपको 12th के बाद बी फार्मा या डी फार्मा आपको करने को देखने मिलेगा। मोस्टली लोग बी फार्मा को प्रेफर करते हैं क्योंकि ये 4 साल का और पूरी मतलब हमारा बैचलर कोर्स हो जाता है, ग्रेजुएट हो जाओगे आप। डी फार्मा एक हमारे डिप्लोमा वाला कोर्स है, तो इसके बाद भी अगर आपको ग्रेजुएट होना है तो आपको डी फार्मा के बाद भी आप बी फार्मा कर सकते हो। वहाँ पर आपको एक छूट मिलती है कि जैसे यहाँ पर आप लगोगे फर्स्ट ईयर में, लेकिन अगर आप डी फार्मा करके बी फार्मा करते हो देन आप डायरेक्टली जो है सेकंड ईयर में पहुँच जाते हो, तो ये आपको यहाँ पे मिल जाता है। अब इसके अंदर जो बी फार्मा डी फार्मा की जो क्लासें लगते हैं, यानी कि जो भी होता है वहाँ पर आपको मतलब सुबह से शाम तक लगती हैं और यहाँ पे आपको दोनों चीज़ें देखने को मिलती हैं, थ्योरी पार्ट भी और प्रैक्टिकल पार्ट भी, दोनों आपको देखने को मिलता है। तो ये हमारा हो गया कि मतलब कौन से कोर्स आपको फार्मेसी में एंट्री करने के लिए करनी चाहिए। अब अगर हम बात करें एलिजिबल क्राइटेरिया के बारे में, यानी कि अगर आपको बी फार्मेसी करनी है तो आपको क्या करना होगा, तो यहाँ पर आपको 12th पास होना कंपलसरी है, यानी कि आप 12th पास करने के बाद ही फार्मेसी में एंट्री कर सकते हो। अब जो 12th पास है वो यहाँ पर एक प्रॉफिट ये हो जाता है कि जो मैथ वाले बच्चे हैं और वो हमारे मेडिकल लाइन से दूर हो जाते हैं, लेकिन किसी का अब उन्हें आना है तो PCM, यानी कि जिन्होंने मैथ से हमारा मतलब पहले साइंस साइड चाहिए आपको, या तो
पीसीबी होनी चाहिए यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी, या आपके पास पीसीबी यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, यानी कि मेडिकल और नॉन मेडिकल दोनों ही बच्चे हमारे बी फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ पर जो आपके मिनिमम मार्क्स चाहिए वो 50 से 55% तक होता है। कुछ यूनिवर्सिटी में वेरी हो जाता है, कोई 50% पे ले लेता है, किसी में 55% मिनिमम मार्क्स आपको चाहिए 12th के अंदर, ठीक है। तो मैथ और बायोलॉजी दोनों के बच्चे जा सकते हैं और मिनिमम मार्क्स आपको 50% तक चाहिए होते हैं। अब इसके लिए जो टेस्ट होता है यानी कि कैसे आप जा सकते हो, तो कई केस में जो नीट का आप एग्जाम देते हो तो उसके रिजल्ट पर भी आपको कॉलेजों में डायरेक्टली एडमिशन मिल जाते हैं, कुछ कॉलेज में फार्मेसी में एडमिशन मिल जाता है। सेकंड ये CUET जो नया टेस्ट आया, कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, जो हमारे कॉलेजों के लिए होता है ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इसके थ्रू भी आप डायरेक्टली फार्मेसी में एडमिशन ले सकते हो किसी कॉलेज में। थर्ड यहाँ पे कॉलेज पर्सनल के ऊपर, यानी कि जो कुछ कॉलेज के पर्सनल अपने कुछ टेस्ट होते हैं, जैसे पंजाब यूनिवर्सिटी अपना लेते हैं, चंडीगढ़ कुछ अपना लेते हैं, उनके बेस पर भी एडमिशन होता है। और आखिरी होता है डोनेशन के बेस पे, यानी कि सिंपल आपको क्या करना है, कुछ नहीं, आपको बस रुपए दानी है, फीस जमा करनी है और आपका एडमिशन हो जाएगा। अब यहाँ पर आपको कुछ चीज़ों को क्या ध्यान रखना है कि जैसे कोई भी कॉलेज में आप जो एडमिशन लोगे वो PCI को फॉलो करे। आप थोड़ी बहुत हिस्ट्री निकाल सकते हो या देख लो। सेकंड, अगर वो हमारी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है, यानी कि जिस कॉलेज में आप एडमिशन ले रहे हो वो एफिलिएटेड होते हैं कुछ यूनिवर्सिटी, जैसे कुछ हमारी है यूपी की है AKTU अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी, काफ़ी फेमस है। फिर कहीं पे GTU है, RGP भी है, हिमाचल में HPTU है। तो ये कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो ये गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी है। तो आपको ये चेकआउट करना है कि जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लो वो कॉलेज हमारा गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हो, यानी कि या तो गवर्नमेंट कॉलेज और अच्छी बात है, नहीं है तो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड होना चाहिए। अब अगर फीस स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो एक अप्रॉक्स मैं बता रहा हूँ, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है आपको तब तो आप 50,000 साल तक, यानी कि आपका सेमेस्टर 6 महीने की जो फीस लगेगी 25-30 हज़ार के करीब लगेगी। लेकिन अगर कोई प्राइवेट कॉलेज आपको मिलता है तो लगभग 70 से 1.5 लाख तक आपका फीस यहाँ पे हो जाएगी, यानी कि इतनी बीच। किसी कॉलेज में 60, 70, 80 हज़ार है, कहीं पे 1 लाख है, कहीं 1.5 लाख है पर एनम बता रहे हैं, यानी कि साल का। और ये आपको 2 बार में जमा करनी होती है, यानी कि 6-6 महीने के वेट पे। तो 6 महीने में मान लो आपने अगर 70,000 है तो 35,000, देन 6 महीने में 35,000 इस तरह जमा करनी होगी। अब एग्जाम अगर बात करें यहाँ पर आपके जो मतलब जो सेमेस्टर वाइज होता है, तो हर सेमेस्टर में एक आपका यूनिवर्सिटी एग्जाम होगा जो एक्सटर्नल होता है, एक तरह से बोर्ड भी हो सकता है, और बाकी 2 आपके होते हैं सेक्शनल वाले, यानी कि आपको साल में पूरा एक जो आपका ईयर रहेगा उसमें आपको 2 यूनिवर्सिटी एग्जाम देने हैं और 4 सेक्शनल देने हैं। उसके अलावा आपका जो प्रैक्टिकल वाइवा असाइनमेंट प्रोजेक्ट ये तो आपका अंदर का रहता है। तो अब आपको यहाँ पर सारी नॉलेज मिल गई कि फार्मेसी एक्चुअल में है क्या, इसमें कैसे कैसे एडमिशन ले सकते हैं, क्या क्या पढ़ना पड़ेगा, कितने साल का कोर्स है, सारा कुछ आपको पता लग गया। अब इसको करना क्यों है, यानी कि इमर्जिंग फेज क्यों है, क्योंकि फार्मेसी में क्या है, प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। अब जैसे आपने एक मेडिकल शॉप भी डाल रखी होगी तो वहाँ भी आपने सुना होगा बहुत मार्जिन, यानी कि टैबलेटों के अंदर जो भी आप दवाइयाँ बेचते हो उसमें 90% तक कई केस में मार्जिन मिल जाता है, कहीं 50%, यानी कि मार्जिन है। और दूसरा देखा जाए तो दवाई, अब देखा जाए वैसे तो ये भाई हमारा जो मेडिकल फील्ड है ये एक सेंसिटिव होता है कि भाई किसी की जान यहाँ पे डिपेंड होती है, किसी को आपको बचाना है। लेकिन देखा जाए एक तो सबसे अच्छा काम है, पुण्य का काम, भाई किसी को आप ठीक कर रहे हो, किसी की जान बचा रहे हो। दूसरा, लोग आज का जो एनवायरनमेंट है, इतनी बीमारियां, लोग बीमार होना बंद नहीं हो रहे हैं, बीमार होते ही रहेंगे, आगे कोई ना कोई प्रॉब्लम आती रहती है। और यहाँ पर हमारा जो दवाइयाँ हैं, मेडिसिन है, इन पर लोग डिपेंड भी हो चुके हैं। तो ये वाला काम कभी नहीं रुकेगा, यानी कि जो ड्रग्स और दवाइयाँ हैं ये कभी भी बंद नहीं होने वाले। जिंदगी में जब तक कोई रहेगा दवाइयाँ बनती रहेंगी, दवाइयाँ बिकती रहेंगी। और जो डॉक्टर लोग अपना काम कर रहे हैं वो भी क्या करेंगे, इस दवाइयों को बेच रहे हैं। यानी कि ओवरऑल देखा जाए तो आपकी जो दवाइयाँ बना रहे हो, आप जहाँ दवाइयों को बेच रहे हो, ये काम आपका नहीं रुकेगा। चाहे डॉक्टर बेचेंगे या आपके डायरेक्टली बेच रहे हो या लोग लेने आ रहे हैं, तो दवाइयों का कारोबार जो है मतलब बिजनेस एक तरह से चलता रहेगा। तो इसीलिए बोला जाता है कि ये ड्रग्स वाला एक इमर्जिंग फेज है। और जब से कोरोना आया था, यानी कि कोरोना के टाइम पे बहुत लोगों ने क्या किया था, इस फील्ड के बारे में लोगों को पता लगा था कि दवाइयाँ भाई हमको चाहिए, और बना कौन रहा है, एक फार्मेसी वाला बना रहा है। तो इसीलिए आपको धीरे धीरे सभी दवाइयों के बारे में नॉलेज होती चली गई और आज दवाइयों वाला एक इमर्जिंग फेज है। तो इसीलिए जो हमारे फार्मेसी है बहुत ज़्यादा है। अब अगर सैलरी के बारे में बात करें तो देखा जाए तो अगर आप नॉर्मल, अब जैसे यहाँ पर चलो इसको यूजलेस में ले लेते हैं, तो अब बहुत बंदे इस पे आते हैं कि फार्मेसी यूजलेस है, फार्मेसी में कुछ नहीं है। तो कुछ लोगों के जो डाउट आते हैं, यानी कि क्या डाउट है, उन पर हम थोड़ा सा बात करते हैं, उसी में मैं आपको सैलरी और स्कोप के बारे में बता दूंगा। तो अब अगर यहाँ बात करें, देखो आप लोगों ने देखा होगा कि जो जिस घर में रहते हैं ना उसकी तारीफ जरूर करते हैं, यानी कि हम जो भी चीज़ कर रहे हैं उसकी तारीफ जरूर करते हैं। लेकिन फार्मेसी फील्ड में ऐसा लगता है ना जैसे जिस थाली में खा रहे हैं उसी में छेद कर रहे हैं। यानी कि जितने स्टूडेंट हैं ना फार्मेसी के, वो खुद ही बुराई करते हैं, बाकी तो करते हैं, वो भी लोग करते हैं। मुझे समझ नहीं आता भाई क्या बुराई है। अगर आप देखो लोगों के डाउट्स क्या आते हैं उसको सॉल्व करते हैं। लोग बोलते हैं कि भाई एक बंदे की किसी वीडियो मैंने देखी, कह रहा कि वो गया 1 साल के अंदर अंदर फार्मेसी छोड़ के आ गया। भाई सिंपल थी, उसके क्या लॉजिक थे कि टीचर नहीं पढ़ाते हैं। अब एक बात बताओ, अगर कोई कॉलेज है उसमें अगर कोई टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं तो उससे क्या बी फार्मेसी की डिग्री पूरी हो जाएगी? भाई अगर कोई टीचर नहीं पढ़ा रहे हैं तो वो टीचर की प्रॉब्लम है, उस कॉलेज की प्रॉब्लम है। उससे हमारी बी फार्मेसी डिग्री का क्या है? क्या बीटेक में सारे टीचर पढ़ाते हैं, बीएससी में सारे टीचर अच्छा पढ़ाते हैं?
ऐसा तो नहीं होता ना, हर कॉलेज में होता है भाई कुछ कुछ टीचर वगैरह, और वो पढ़ाते नहीं, ऐसा नहीं कि पढ़ाते नहीं अच्छा, कहीं कहीं हो जाती है प्रॉब्लम, बच्चे नहीं आते ज़्यादा तो मन नहीं करता इतना, लेकिन ऐसा नहीं कि टीचर अच्छा नहीं पढ़ाते हैं। तो अगर टीचर बाई चांस किसी कॉलेज में अच्छा पढ़ाते भी नहीं है तो वो प्रॉब्लम हमारे किसी कोर्स की नहीं है, ऐसा नहीं कि उसकी वजह से पूरी बी फार्मेसी बेकार हो गई है। वहाँ पर आप उनकी कंप्लेंट कर सकते हो, नहीं कर सकते आप टीचरों से पढ़ सकते हो, और भी बहुत सारे ऑप्शन आप खुद पढ़ सकते हो। अब तो यूट्यूब पर बहुत सारे ऑप्शन हो गए, बहुत सारे चैनल, आप कहीं से भी पढ़ सकते हो। अच्छा, तो वहाँ पर आपको ये देखना है कि पढ़ाई कैसे करनी है, ये नहीं होगा कि मतलब बिल्कुल ही खत्म कर दोगे क्या कैसे है। दूसरा होता है कि सीनियर लोग बहुत सारे बुराई कर देते हैं, सीनियर कहते हैं भाई ये कॉलेज अच्छा नहीं है, ऐसे ऐसे हो चुका, ये हो चुका, और इतने लोगों की बैक लग गई, ये लग गई, वो लग गई। अब एक बात बताओ, जो सीनियर है सबका अपना अपना अलग अलग इंटरेस्ट होता है, ऐसा तो नहीं है भाई अगर मेरा पढ़ने में मन लगता है तो ऐसा नहीं सबका लगता हो, या अगर उनका नहीं लगता तो आपका नहीं लगेगा। वो एक पर्सनल इंडिविजुअल चीज़ है, यानी कि किसी का मन लग रहा है तो उसको अच्छा लग रही है फार्मेसी, किसी का मन नहीं लग रहा है तो उसको बुरी लग रही है। और अगर कोई लोग, जैसे बहुत लोग का क्या होता है ना, 12th तक करते हैं उसके बाद सोचते हैं कॉलेज में आकर एकदम चिल करेंगे, एंजॉय करेंगे, मौज मस्ती मारेंगे, लड़कियों के साथ घूमेंगे, ये वो करेंगे, उन्हें ये सब नहीं मिलता। क्योंकि फार्मेसी भाई एक रेप्यूटेड कोर्स है, और यहाँ पर आपको दवाइयों के बारे में, किसी की जान बचाने के बारे में पढ़ना है, तो यहाँ पर आपको जो है टाइम देना पड़ेगा, आपको यहाँ पर पढ़ाई करनी पड़ेगी, क्योंकि भाई ये थोड़ा मेडिकल साइंस है। तो जब आप पढ़ोगे, टाइम दोगे, तो आप ये मौज मस्ती थोड़ी सी कम कर पाते हो। लेकिन ऐसा नहीं, अगर मैं आपको ट्रिक बाद में बताता रहूँगा, आप इस चैनल पर जुड़े रहो, कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हो फार्मेसी के अंदर, ठीक है। तो ये सीनियरों का इंडिविजुअल होता है। आप अगर रेगुलर पढ़ोगे, रूटीन से पढ़ोगे, डेली डिसिप्लिन में रहोगे, पढ़ाई करोगे, तो ना आपकी एक भी सप्ली आएगी या तो बैक आएगी, आप अच्छे से पास होते रहोगे, अच्छा नंबर लेके आते रहो, तो आपका मन क्यों नहीं लगेगा, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं। तो वो भाई इंडिविजुअल चीज़ों पर डिपेंड कर जाता है। अब बारी आती है कि जॉब, लोगों का मानना है कि जॉब बहुत कम की मिलती है। बीटेक वाले तो डायरेक्टली 50,000 पे लग रहे हैं जाके, उन्हें भी 8,000 9,000 की ही मिल रही है। अब ऐसा होता क्यों है? अजीम करो आपकी कोई कंपनी है, आप कोई कंपनी चला रहे हो बहुत बड़ी, अब आपके पास आए भाई आपको ये 2 बंदे जॉब पे लगाने हैं, तो अगर वो बंदा आप पूछोगे भाई कहीं पे काम किया है, वो नहीं सर अभी अभी हम फ्रेशर हैं, अभी करके आए डिग्री कंप्लीट, तो आप वहाँ पे क्या करोगे? आप खुद सोचोगे भाई जो बंदे ने आज तक अभी काम किया नहीं है, हो सकता है वो काम बिगाड़ भी दे, कुछ गड़बड़ी भी हो सकती है, तो उस बंदे को आप हाई सैलरी क्यों दोगे? आप बोलोगे कि अभी तो मैं काम तुम्हें सिखा रहा हूँ, तो आप काम भी सिखा रहे हो और आप उसको सैलरी भी ज़्यादा दोगे, नहीं करोगे ना, आप खुद रख के देखो दिल पर, नहीं करोगे आप ये काम। तो वही बात यहाँ पर होती है कि भाई अभी आप लोग निकले हो, आपके पास प्रैक्टिकल नॉलेज नहीं है, आपने सिर्फ क्या किया है, कॉलेज में पढ़ा है, ये किया, लेकिन आपके पास मशीनों पर काम करने की नॉलेज नहीं है। लेकिन जैसे ही आपके पास वो नॉलेज आ जाती है, आप काम आ जाते हो, आपको मुँह मांगी कीमत तक मिलती है। यानी कि बहुत लोग फार्मेसी में ऐसे हैं जो लाख प्लस की सैलरी उठा रहे हैं, 50,000 प्लस की सैलरी तो बहुत लोग मिल रहे हैं, यानी कि क्यूए या क्यूसी डिपार्टमेंट वाले 50 प्लस सैलरी उठा रहे हैं बस कुछ सालों के बाद। यानी कि आपको 3-4 साल मैक्सिमम काम करना है, उसके बाद आपको जैसे ही जॉब के अंदर एक्सपीरियंस ऐड होगा, आपको इतने की सैलरी बहुत आराम से मिलेगी। अब इसके बाद इसमें भी बहुत सारे स्कोप है, जैसे अगर आप ड्रग इंस्पेक्टर बन जाते हो, आपको भाई ज़्यादा चाहिए, आप और थोड़ी मेहनत करो, ड्रग इंस्पेक्टर बन जाओ, वहाँ पर आपकी स्टार्टिंग सैलरी ही 50,000 प्लस है, बहुत सारी रिस्पेक्ट है। आपको अगर कुछ नहीं करना, थोड़ी मेहनत नहीं करनी, आप अपना मेडिकल शॉप ओपन कर सकते हो, वहाँ पर आप बैठे बैठे 20-30 हज़ार रुपये कमा सकते हो, मन के मालिक हो। अगर किसी हॉस्पिटल के नीचे खोलिए तो 50-60 हज़ार कमा रहे हो, होलसेल का काम कर लो, ज़्यादा ही वो करना है, आप अपनी कंपनी वगैरह खोल लो, तो भाई वो आपके ऊपर डिपेंड है। और फार्मेसी के बाद ना आपके पास ऑप्शन बहुत सारे मिल जाते हैं। तो इसके ऊपर मैंने एक डेडिकेटेड वीडियो बनाई है कि बी फार्मेसी के बाद आप क्या करें या आप क्या क्या कर सकते हैं, आपके स्कोप क्या है। तो वो वीडियो आप चाहो तो चेकआउट कर सकते हो, वहाँ पर आपको पता चल जाएगा कि कितने सारे स्कोप है फार्मेसी के बाद, आप क्या क्या कैसे कैसे कर सकते हो। तो मुझे यही बोलना था कि भाई पूरे किसी एक इंडिविजुअल पर्सन की वजह से हमारी कोई डिग्री बेकार नहीं हो जाती, क्योंकि इसी डिग्री से यानी कि बी फार्मेसी खोल के लोगों ने करोड़ों हजारों करोड़ों की कंपनियां ओपन कर रखे हैं। जितनी भी फार्मेसी कंपनी हैं, जितने भी उनके मालिक हैं, वो सबने यही कर रखा है। उन कंपनियों को जो चला रहे हैं उन सबने बी फार्मेसी ही कर रखी है। तो भाई अगर वो कर सकते हैं तो आप भी कर सकते हो। तो किसी के कहने पर सिर्फ डिग्री बेकार या कोर्स बेकार नहीं हो जाता, आप अपने अंदर थोड़ा सा वो रखो और आप बहुत आराम से ये काम कर सकते हो, ठीक है। तो आई होप आपको ये सारी कहानी समझ आ गई होगी, और आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। बाकी अगर कोई भी डाउट्स है आपको फार्मेसी रिलेटेड, कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी जो लोग हमारे नए हैं उनके लिए थोड़ा सा इंट्रो हो जाए कि हेलो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश कुमार, और हम यहाँ पर आपको प्रोवाइड करते हैं सारे बी फार्मेसी के फ्री हैंड रिटन नोट्स, फ्री वीडियो लेक्चर। जो भी लोग नए आए वो केयरवेल फार्मा पे सारा कुछ पढ़ सकते हो और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। तो बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हम आपसे बहुत नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, एंड आप लोग अपना अपनी फैमिलीज का ख्याल रखिएगा। बाय बाय दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।